बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स मेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हमने गाज़ेस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। गाज़ेस लॉ के एप्लीकेशंस में 3 एप्लीकेशंस हमारे हैं। एक लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज ऑन अ कंडक्टर, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 6 के अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए है। तो चलें बढ़ते हैं जी पहले एप्लीकेशन की जानिब। सबसे पहला है लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज ऑन अ कंडक्टर। अज्यूम करें कि आपके पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर को आप एक्सेस चार्ज प्रोवाइड करते हैं, तो वो कहाँ होगा ये डिस्कस करना है आज के इस पोर्शन में। तो इस एप्लीकेशन के अंदर हमने ये सीखना है कि जितना एक्सेस चार्ज हम इस कंडक्टर को प्रोवाइड करते रहेंगे वो इसकी सरफेस पर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता जाएगा। ठीक है, उसके लिए ये एक पिक्चर अज्यूम करें जिसके अंदर ये जो आप पर्पल कलर में देख रहे हैं ये गाजियन सरफेस ड्रा की गई है। और गाजियन सरफेस ड्रा करने के बाद गाज़ेस लॉ जब अप्लाई किया तो इसके इंटीरियर में कोई चार्ज नहीं मिला। अच्छा, वो किस तरह, इसके लिए ज़रा डिटेल सुन लें। इस तरह से है कि गाज़ेस का कहना है कि अगर एक्सेस चार्ज विद इन द कंडक्टर होता तो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो चूँकि मैंने कंडक्टर कंसिडर किया है तो कंडक्टर के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते। एक्सेस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते और उस मोशन से करंट प्रोड्यूस होती। जाहिर है ऐसी करंट को डिटेक्ट भी होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई करंट ना डिटेक्ट हुई ना मेजर हुई। तो इसका मतलब हुआ कि चार्जेस मूव ही नहीं किए, इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं किए। और ये तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो और चार्ज अंदर ना हो। तो फिर वो कहाँ चला गया? तो जवाब है वो बाहर सरफेस के ऊपर अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा। जितना एक्सेस चार्ज आप किसी कंडक्टर को देते हैं वो उसकी सरफेस पर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब गाज़ेस लॉ अब मैथमेटिकली देखें, इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप पढ़ चुके हैं, उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी इक्वेशन 2 में आपके सामने है। अब चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस हैं, इनको अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है। इक्वेशन नंबर 3 को अपने पास नोट कर लें। अब हमने कि जब गाज़ेस लॉ अप्लाई किया तो नेट चार्ज इनसाइड दिस गाजियन सरफेस, ये जो गाजियन सरफेस ड्रा की गई है इनसाइड कंडक्टर, कोई नेट चार्ज नहीं था। ठीक है, तो जब Q की वैल्यू इनसाइड के लिए इनसाइड कंडक्टर 0 पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास 0 हो जाता है। सो ये एक स्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जब कभी भी किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाएगा तो उसके इंटीरियर में वो नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पर याद दिलाता जाऊँ कि माजी में एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं जिसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई थी। मैं ऊपर लिंक दे देता हूँ या डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, उसमें भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ आपको ये बताया गया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर। और उस लेक्चर में भी मैंने आपसे कहा था कि आगे एक लेक्चर में बताया जाएगा आपको कि किस तरह इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। और उसकी वजह है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक अगर एक नेट चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर रख दें तो फिर तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट हमें मिलता जाएगा, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के टोटली अगेंस्ट है, वायलेशन है उसकी। बग़ैर एनर्जी के एनर्जी आप हासिल नहीं कर सकते। तो इस पोर्शन का कंक्लूजन ये है कि जब कभी भी किसी कंडक्टर को एक्सेस चार्ज प्रोवाइड किया जाएगा वो चार्ज उसके इंटीरियर में नहीं ठहरेगा बल्कि सरफेस पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज से मुराद है कि एक ऐसी शीट कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो। अब ये इतनी बड़ी शीट तो हो ही नहीं सकती ना,
लेकिन ऐसा कहा इसलिए गया है कि अगर ये फाइनाइट होगी तो उसके किनारों पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आपको याद होगा कि मैंने आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन से बचने के लिए हम एक बहुत बड़ी इनफाइनाइट साइज़ की शीट कंसिडर करते हैं जिसकी डायमेंशंस इनफाइनाइट हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक नई क्वांटिटी डिफाइन करने लगा हूँ, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि बराबर होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया में कितना चार्ज है इसको डिफाइन करते हैं बाय द वर्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसके लिए सिंबल है सिग्मा। अच्छा, तो आगे चलते हैं जी, गाजेस लॉ अप्लाई करते हैं। गाजेस लॉ के मुताबिक फ्लक्स बराबर होता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन भी आप जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड एरिया वेक्टर A। यहाँ पर ये जो हमारे पास इनफाइनाइट शीट है, इसके लेफ़्ट या राइट साइड पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा तो मैं एक गाउसियन सरफेस ड्रा करूँगा। और यहाँ पर इस पिक्चर में गाउसियन सरफेस इस सिलेंड्रिकल शेप की बनी हुई है, जो कि इस इनफाइनाइट शीट के लेफ़्ट और राइट पर आपको नज़र आ रही है पर्पल कलर में। और इसको एक और एंगल से भी आप इस निचली पिक्चर में देख सकते हैं। ये इनफाइनाइट शीट पड़ी हुई है जिसके ऊपर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि गाउसियन सरफेस देखें तो उसको हम 3 पार्ट्स में, 3 सेगमेंट्स में स्प्लिट कर देते हैं। आपको याद होगा कि आपको बताया गया था कि अगर हम किसी एरिया को n पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, हर एक के लिए सेपरेटली फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और सब फ्लक्सेस को ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स मिलेगा। यहाँ पर हम वही अप्रोच इस्तेमाल करने लगे हैं। हमने एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट ये है ऊपर, ये क्रॉस सेक्शनल इसका एरिया हो गया। इसी तरह इसी के बराबर दूसरा पार्ट है, इसका नाम भी हम डेल्टा ए रख देंगे, इसका नाम भी डेल्टा ए रख देंगे। और ये एक कर्व्ड पाथ है, ये इसका कर्व्ड वाला पाथ है, इसमें भी देख लें। इस एरिया का नाम डेल्टा A1 रख लेंगे, इन दोनों का डेल्टा ए रख देंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, एक जैसे साइज़ के हैं, जबकि इसका नाम रख लेंगे डेल्टा A1। और इन तीनों के लिए फ्लक्सेस कैलकुलेट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को कंपेयर करने से मेरे पास एक दफ़ा फिर से ये इक्वेशन आ जाती है, समेशन E डॉट डेल्टा ए विच इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखें जी, मैं 3 बार फ्लक्सेस को कैलकुलेट करता हूँ, एक पहली सरफेस के लिए यानी इस साइड के लिए, दूसरी इसके बिल्कुल अपोजिट साइड जो है उसके लिए, ये है ई डेल्टा ए कॉस थीटा, और तीसरा इस कर्व्ड सरफेस के लिए वो है ई डेल्टा ए कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर इन सब में थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो अगर आप गौर से पहली पिक्चर को भी देख लें, यहाँ पर नोट करें कि ये एरिया और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, ये निचला एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, ये कर्व्ड एरिया इसके परपेंडिकुलर होगा। यही बात आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ ग्रीन कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये देखें ग्रीन कलर के एरोज़ हैं, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है, जबकि इस सरफेस पर एरिया वेक्टर जो है वो रेड कलर के एरो से इंडिकेट किया है। यही सब कुछ दूसरे साइड पर भी आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर के एरोज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और रेड कलर का एरो है एरिया वेक्टर के लिए। तो अगर आप नोट करें तो इन दोनों साइड्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान उस साइड पर भी और इस साइड पर भी, शीट के दोनों साइड्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है। सो मैंने ई डेल्टा ए कॉस 0 लिख दिया। इसी तरह दूसरे सेक्शन के लिए भी मैंने ई डेल्टा ए कॉस 0 लिख लिया क्योंकि इन दोनों के दरमियान 0 डिग्री एंगल है। अब ये कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर देखें, आप यहाँ ड्रा करें कि नीचे ड्रा करें कि आगे को कि पीछे को, जिस तरफ आप ड्रा करना चाहें ड्रा करके देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये वाला एरिया वेक्टर
कर्व्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर है हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। चूँकि मैंने इसका नाम डेल्टा A1 रखा था, तो देखें E डेल्टा A1 cos 90, आप जानते हैं cos 90 0 होता है, आप जानते हैं cos 0 1 होता है, तो ये वाली टर्म आपकी यहाँ देख लें 0 आ चुकी, जबकि cos 0 के 1 है, 1 को E डेल्टा A से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म्स वैसी की वैसी लिखी जाएंगी। अब एक E डेल्टा A ये है, एक ये है, तो ये बन जाएगा 2E डेल्टा A। ठीक हो गया। आपको इस टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो 2 को डेल्टा A को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, 2 डेल्टा A डिवाइडेड बाय बोथ साइड्स, तो आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पर अभी अभी जो मैंने स्टार्ट में सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन की है उसके मुताबिक ये ऊपर लिखा हुआ है चार्ज, नीचे लिखा हुआ है एरिया डेल्टा A, तो इन दोनों को हटा के इनकी जगह एक ही सिंबल डाल दिया सिग्मा, तो ये जो इक्वेशन है वो थोड़ी सिंप्लीफाई होकर स्केलर फॉर्म में इस तरह, जबकि वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है। तो ये है जी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक हो गया जी। फार्मूला नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को एक कांस्टेंट कंसिडर कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक हो गया जी। चलें जी, तीसरा एप्लीकेशन शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। यहाँ हमारे पास 2 अपोजिटली चार्ज्ड यानी एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट है, और इसके दरमियान पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इन बिटवीन दीज 2 प्लेट्स। तो उसके लिए एक गाउसियन सरफेस कंसिडर करनी पड़ेगी, और वो गाउसियन सरफेस जो है एक क्यूबिकल बॉक्स की शेप की है। चूँकि ये 2 डायमेंशनल पिक्चर है, सो आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप की गाउसियन सरफेस नज़र आएगी जिसके 4 फेसेस हैं। एक जिसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दूसरी जिसका एरिया वेक्टर लेफ़्ट साइड पर है, ये जो तीसरी है इसका एरिया वेक्टर राइट साइड को है, चौथी का एरिया वेक्टर ऊपर की जानिब है। याद रखिएगा कि ये गाउसियन सरफेस इस तरह से सिलेक्ट की गई है कि इसकी जो एक साइड है वो मेटल प्लेट के अंदर आती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट के इनसाइड आती है। आप जानते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ के मुताबिक इनसाइड द मेटल प्लेट कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो जब कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, सिर्फ इस साइड के लिए जो कि मेटल के अंदर है, बाकियों के लिए मैं नहीं कह रहा। तो चलें सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन एक दफ़ा फिर से आपको याद दिला देते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया, गासेस लॉ के मुताबिक फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के मुताबिक ये बराबर होता है समेशन E डॉट डेल्टा A। इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करें तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। यहाँ पर समेशन का मतलब होता है कि डेल्टा A को जितने पार्ट्स में डिवाइड किया है उतनी बार फ्लक्स को ऐड कर लो। तो यहाँ डेल्टा A जो है वो 4 साइड्स के लिए निकालेंगे। तो ज़रा देख लें, यहाँ देखें E डॉट डेल्टा A1, E डॉट डेल्टा A2, E डॉट डेल्टा A3 एंड E डॉट डेल्टा A4 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 4 साइड्स के लिए मैंने फ्लक्सेस लिख लिए, ऐड कर लिए, तो मुझे ज़ाहिर है टोटल फ्लक्स मिलेगा। अब मैंने कॉस थीटा की जगह एंगल की वैल्यूज़ लिखनी है, तो ज़रा गौर से देखिएगा डेल्टा A1 के दरमियान कितना एंगल है ज़रा देख लें। ये डेल्टा A1 और E के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड देखें पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब यानी ऊपर से नीचे की तरफ है, एरो से रेड कलर के एरो से इंडिकेटेड है। इसी तरह ये एरिया वेक्टर 1 है, तो आप नोट करें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल है, सो मैंने कॉस 0 डिग्री लिखा, ये पहली टर्म। अब दूसरी में देखें E और डेल्टा A2 के दरमियान एंगल देखना है, तो ये देख लें जी, ये एरिया 2 है और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है यानी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो cos 90 पुट कर दिया। इसी तरह सरफेस नंबर 3 को देखें तो वो तो मेटल प्लेट के अंदर है, विद इन द मेटल प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, सो यहाँ पर मैंने एंगल की वैल्यू लिखी ही नहीं, डायरेक्टली E इज इक्वल टू 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक हो गया।
अब चौथी टर्म को देख लें। चौथी टर्म में एरिया वेक्टर लेफ़्ट साइड को जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पुट कर दिया। अब यहाँ पर cos 0 तो आप जानते हैं 1 होगा, cos 90 0 होगा, ये लास्ट टर्म में भी cos 90 0 होगा। तो नतीजा ये निकलता है कि ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म्स हैं इनको कम्प्लीटली 0 पुट किया। ठीक है, cos 90 0 है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सो फ्लक्स 0 हो गया। तो हमारे पास सिर्फ एक ही रह गया E डेल्टा A 1, और cos 0 तो 1 था, सो 1 से मल्टीप्लाई होकर E डेल्टा A 1 मेरे पास आ गया। राइट हैंड साइड है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तक मेरे पास 4 सरफेस एरियाज़ थे, एरिया वेक्टर्स थे, तो मैंने उनके साथ 1, 2, 3 और 4 लिखा था। लेकिन अब मुझे 1, 2, 3 या 4 लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास अब सिर्फ एक एरिया बच गया। ठीक है, तो डेल्टा A1 जो है उसको मैं सिंपली डेल्टा A लिख देता हूँ। डेल्टा A को डिवाइड करके यहाँ से ले जाता हूँ इक्वेशन के दूसरी साइड पर, तो मेरे पास आ जाता है E = Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट डेल्टा A। अब एक दफ़ा फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी के मुताबिक चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया मुझे देता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मैंने Q और डेल्टा A को हटाया और उसकी जगह सिग्मा लगा दिया। ये इसकी स्केलर फॉर्म, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लेफ़्ट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर एरो डाल दिया, राइट हैंड साइड पर यूनिट वेक्टर लगा दिया। ये था जी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। ठीक हो गया, ये 3 गाजेस लॉ के एप्लीकेशंस थे। तो आज के दिन हम लोगों ने गाजेस लॉ के 3 एप्लीकेशंस को डिटेल से समझा। आपको याद होगा कि गाजेस लॉ वहाँ पर कामयाबी से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, जहाँ कूलम लॉ डिफ़िकल्ट होता है अप्लाई करना। सो बड़ी आसानी के साथ नेट फ्लक्स कैलकुलेट करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। इसमें इंडिविजुअल चार्जेस को कंसिडर ही नहीं किया, हमेशा नेट चार्ज को कंसिडर किया। यही गाजेस लॉ का फ़ायदा है। एक सवाल पूछने से पहले मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट करता जाऊं कि गाजेस लॉ हमेशा तभी वैलिड होता है जब एक क्लोज सरफेस कंसिडर की जाए। ये जो स्फेरिकल शेप की, रेक्टेंगुलर शेप की, सिलेंड्रिकल शेप की गाजियन सरफेसेस में कंसिडर करता आया हूँ, ये अपनी मैथमेटिक्स को आसान बनाने के लिए, ताकि इजीली मैथमेटिकल स्टेप से गुजर कर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकें। तो ये प्योर ज्योमेट्रिकल शेप्स इसलिए कंसिडर की जाती हैं। अब आ जाता हूँ क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर इज 80 न्यूटन पर कूलम। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द डिस्टेंस इज हाफ्ड। कहता है एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है और उससे 16 सेंटीमीटर के फासले पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 80 न्यूटन पर कूलम। आप ये बताएं कि अगर ये जो 16 सेंटीमीटर का फासला है इसको हाफ कर दें, यानी उसी शीट के आप करीब आ जाओ, 8 सेंटीमीटर के फासले पर आ जाओगे, तो ज़ाहिर है डिस्टेंस हाफ हो जाएगा। तो कहता है बताओ तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सो एक सवाल ये है जिसका आपने मुझे जवाब देना है, जबकि दूसरा सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज इज डैश द फील्ड ड्यू टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट शीट के लिए हो और इसी तरह जो अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, यानी हाफ है, डबल है, 4 टाइम्स है या एक जैसा है। ये आपने अगर आज के लेक्चर को गौर से सुना है तो दोनों सवालात मैंने आज ही के लेक्चर से आपसे पूछे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैं ये समझा पाया हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।